हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें दो वर्ड आते हैं सबसे पहले। एक वर्ड आता है पॉलिटी, एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में बात करते हैं कि कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट है, और हम जहाँ पे बात करें एक फॉर्म है फेडरल और एक फॉर्म है यूनिटरी। फेडरल और यूनिटरी। फेडरल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलता है सेंटर और देखने को मिलता है स्टेट। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, फेडरल में जो हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास आता है पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी होगी, जी आती है लोकल गवर्नमेंट में। इसको हम थ्री टायर सिस्टम भी बोलते हैं। थ्री टायर सिस्टम में हमारे पास सेंटर स्टेट लोकल जो तीन बॉडी आ रही हैं, इसके अकॉर्डिंग थ्री टायर इसको गवर्नमेंट बोलते हैं। जहाँ पे जो पावर होती है वो पावर होती है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे सुप्रीम होती है, सेंटर की पावर ज़्यादा होती है, तो हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। और जो पावर के डिवीजन होते हैं उसको बोलते हैं हम सेंटर के पास अलग पावर, स्टेट के पास अलग पावर, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सैक्रेड बुक बोल सकते हैं इसको हम। जैसे कि जहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, कि इसमें जो लॉ होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ होंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं इसके जो मेन प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल लॉ है कंट्री का। और जिसमें समटाइम आपको जैसे यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट की, पॉलिटी में दो फॉर्म है गवर्नमेंट की, फेडरल और यूनिटरी। यूनिटरी में हमें देखने को मिलता है कि सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसके पास पावर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जैसे कि इसमें कुछ एक टाइम पे बड़ी भी ऐड किए गए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस से बढ़ लिए हैं। फ्रांस से बढ़ लिए थे, इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इन वर्ड की नीड पड़ेगी कि किस तरह से लिबर्टी, किस तरह से इक्वलिटी हमारे देश में चाहिए, और किस तरह से एक ब्रदरहुड हमारे देश में चाहिए। बिफोर 1857 से पहले बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 में देखने को मिला। फिर पिट्स इंडिया एक्ट था, वो मिला 1784 में। चार्टर एक्ट था 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 का था, चार्टर एक्ट 1833 का था, और चार्टर एक्ट 1853 का था। तो इसमें इन एक्ट की बात करते हैं हम जहाँ पे अपने इंडिया की बात करें। इंडिया में हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। बाकी एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल यूके है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। इसमें कोई भी लॉ के बीच आपको डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलेगी अनरिटन में। लेकिन हमारे इंडिया में जो रिटन है इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन दी है लॉ की। जो एक रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। इसमें यूनिटी और फेडरल दो वर्ड है जहाँ पे मैंने अभी बोले। और बाकी वाली कंट्री में आपको एक यूनिटरी फॉर्म देखने को मिलती है गवर्नमेंट की। हमारे देश में जो ब्रिटिशर थे वो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में हमारे देश में ट्रेड करने आए। पहले जो आते थे उनको जो टाइम लगता था वो उनको लगता था 24 दिन और 11,300 नॉटिकल माइल, यानी कि इतना उनको डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता था किलोमीटर में। लेकिन जब इन्होंने शॉर्टकट पाथ को जो फॉलो किया तो बोल सकते हैं तो ये रिड्यूस हो गया 43%। स्यूज कैनाल उसको बोलते हैं। तो जब 24 दिन थे, 24 दिन की जहाँ पे लगना स्टार्ट हो गए 14 दिन, और 11,300 जो नॉटिकल माइल थी ये भी कम होगी 6,400 नॉटिकल माइल किलोमीटर में। 12,000 किलोमीटर बोल सकते हैं, पहले 20,000 था किलोमीटर में। हमारे देश में जिन रास्तों से आए उन रास्तों को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप ऑफ पॉइंट बोलते हैं, केप हैंग लिप भी बोलते हैं। जहाँ पे जो बर्ड ऐड किए गए हैं ये बर्ड भी इसमें हम बोल सकते हैं इनके थ्रू ये जहाँ पे आए थे। बाकी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ब्रिटिश केम टू इंडिया 1600 में देखने को मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में। तब इनको दीवानी राइट मिले थे। दीवानी राइट का मतलब होता है कि इनको व्यापार करने के, ट्रेड करने के एक सिविल राइट बोल सकते हो, जस्टिस बोल सकते हो, वो मिले थे। कौन कौन से रीजन में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसमें जो टेरिटोरियल पावर थी जी, जहाँ पे इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्ट की, लेकिन इनको सीधे सीधे बोला गया था आप प्राइवेट कोई भी काम नहीं कर सकते, आप कुछ भी किसी से पर्सनल नहीं मिल सकते। तो जाने कि ब्रिटिश क्राउन जहाँ पे अज्यूम करा था डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेज जितना ज़्यादा इतने साल उन्होंने रूल किया, कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ ऐसे भी ऐसे बोल सकते हो, कुछ खतरनाक लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि यार क्यों ना हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो दिया था एम एन रॉय ने दिया था।
एम एन रॉय एक ऐसी पर्सनालिटी थी, एक ऐसे कम्युनिस्ट थे जिन्होंने 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया दिया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बनी थी 1946 में बनी थी। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने का टाइम स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इन्फोर्स में आया था 1950 में, इन्फोर्स में आया था 1950। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो टाइम लगा था 2 साल 11 मंथ 18 दिन, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। आपको देखने को मिलता है कि जैसे आर्टिकल 1 है यूनियन ऑफ द स्टेट, जिसमें भारत बोलते हैं, भारत वर्ड को ऐड किया गया है। पहले पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आपसे कोई पूछे वो कौन थे? आर के शनमुखन शेट्टी थे, आर के शनमुखन शेट्टी। जॉन मेथाई उस टाइम रेलवे मिनिस्टर बने थे। होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने थे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। और फूड और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एक नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं हम कुछ एक्ट की बिफोर 1857, जो एक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम वो थे नॉर्थ, नॉर्थ थे प्राइम मिनिस्टर, NORTH नॉर्थ। तो इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट आपने याद रखने हैं कि इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको स्टेटस दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का स्टेटस दिया था, जो कि सुप्रीम था। कहाँ कहाँ? मद्रास और बॉम्बे पे। मद्रास और दो रीजन थे ये, मद्रास और बॉम्बे। इनमें जी एक क्या था? सुप्रीम। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो जो गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया था वो बनाया था वारन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले कौन था? वारन हेस्टिंग था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में 1774। प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ है, गवर्नर ऑफ बंगाल को स्टेटस मिला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, जो सुप्रीम था मद्रास और बॉम्बे पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1774 में। यानी कि कंपनी की जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो रही थी, यानी कि अपना वो हक, अपना जो रूल थे वो जमा रहे थे यहाँ पे। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने वर्ड ऐड किया, तो उसमें आपको एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 जज देखने को मिले थे। एक चीफ जस्टिस था और एक क्या था? 3 अदर जज देखने मिले थे। जो पहला चीफ जस्टिस था वो था इम्पे, उसका नाम था IMPE, इम्पे था जी। जहाँ पे जो मेन फैक्ट है वो याद रखने हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर। 2 पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था? इसमें 6 लोग रिस्पॉन्सिबल थे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, और किस तरह से कमर्शियल अफेयर को वो मैनेज करते थे। इसको हम एक्ट ऑफ द सेटलमेंट भी बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट को। और इसमें डबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम था जहां डबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर। कोड ऑफ डायरेक्टर में किस तरह से बिजनेस, किस तरह से ट्रेड कर सकते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। ये था पिट्स इंडिया एक्ट आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, पॉलिटिकल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डबल गवर्नमेंट। ये सारे वर्ड हैं जो वर्ड याद रखने हैं। फिर आया था चार्टर एक्ट 1793 का। इसमें बोला गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो लोगों को सैलरी दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से निकाली जाएगी, इंडियन लोगों से, इंडियन रेवेन्यू से निकाली जाएगी जो उनको सैलरी देनी है। ये था जहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 का। फिर आया था चार्टर एक्ट 1813 का। चार्टर एक्ट 1813 में क्या बोला था? ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली का मतलब होता है कि बिजनेस जो था इनका वो ख़त्म करने की बात की थी। और सारे सारे जो बिजनेस अंग्रेजों के ठप करने के बजाय सिर्फ एक टी का ट्रेड अलाउ किया था चाइना के साथ, टी का ट्रेड अलाउ किया था चाइना के साथ। और इस चार्टर एक्ट 1813 में और कुछ और बातें की गई थी कि 1 लाख रुपया इंग्लिश लैंग्वेज पे खर्च करने की बात की गई थी। और क्रिश्चियन पंडित को धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था।
क्रिश्चियन पंडित को अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। और ये वही एक्ट है जिस एक्ट में गवर्नर जनरल जो बंगाल जो था वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहला कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था ये सबसे पहला। और इसी एक्ट में लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया जिनके पास वोटिंग राइट कोई भी नहीं थे। लॉ मेंबर को ऐड किया गया जिनके पास वोटिंग राइट कोई भी नहीं थे। और लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात की थी। वो थे लॉर्ड मैकॉले। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात की गई थी। और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी आज के टाइम अगर हम बोले वो लॉर्ड मैकॉले को बोलते हैं। और लॉर्ड मैकॉले को ही हम जहाँ पे फादर ऑफ द लीगल सिस्टम भी बोलते हैं हम। ये था चार्टर एक्ट 1813 का पहले। और 1833 जो एक्ट है इसमें सारी बातें जो बोली गई थी, यानी कि विलियम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जब बेंटिक था वो बनाया गया था। इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रखना है वो जहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन को ऐड किया गया। तो ये जो फैक्ट थे जो जहाँ पे हमने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर था चार्टर एक्ट 1853 का। चार्टर एक्ट 1853 में क्या था? ये एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था ये। इसमें क्या बोला गया? इसमें परमानेंट वोटिंग के राइट दे दिए गए। कंपनी को इस टाइम भगाया गया। गवर्नर जनरल जो बंगाल की पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। गवर्नर जनरल सिर्फ इंडिया का ही रहेगा। और इंडिया का सिर्फ गवर्नर जनरल रहेगा वो लॉर्ड डलहौजी था वो। लॉर्ड डलहौजी ऐसा था जो सिर्फ एक इंडिया का गवर्नर जनरल था। और जहाँ पे क्वेश्चनिंग पावर राइज कर दी गई। और जो इंडियन वालों को एक सिविल एग्ज़ाम देने का राइट नहीं था तो सिविल एग्ज़ाम राइट दिए गए, यानी कि एक ओपन कंपटीशन इसी टाइम्स लाया गया, ओपन कंपटीशन इंडियन के लिए। और एक मैकॉले कमेटी बनाई गई। मैकॉले कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस के लिए सबसे पहले अपॉइंट किए गए 1854 में, यानी कि वो भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जो इंडियन वालों ने उस एग्ज़ाम को क्रैक भी किया था। ये था मैकॉले कमेटी। 1854 में ये कमेटी अपॉइंट की गई थी। जैसे ये क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट 1853 की बात कर रहा है कि फर्स्ट टाइम जहाँ पे सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल के। और मैकॉले कमेटी बनाई गई थी इंडियन सिविल सर्विस के लिए जिसको अपॉइंट किया था 1853 में। 1853 में अपॉइंट नहीं किया था वो 1854 में अपॉइंट किया गया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है। और पहला टाइम था जहाँ पे सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल के 1853 के एक्ट में। इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, कि इसको एक्ट ऑफ द सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी के थे, दोनों दोनों बताया मैंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसमें बोला गया था इसमें डबल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था। डबल गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं किया गया था, डबल गवर्नमेंट जहाँ पे चलाई गई थी, स्टार्ट की गई थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है और पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ये। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जहाँ पे प्रोहिबिटेड सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट और ब्राइब। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जाने कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन ठीक रहेंगे? सिर्फ इसमें सेकंड ऑप्शन जो बोला गया वो बिल्कुल ठीक है, बाकी इसमें सारे सारे गलत है। नेक्स्ट जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ, ये था चार्टर एक्ट 1833 का। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जहाँ पे क्या किया, गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। बट उसको पावर नहीं दी गई, यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया फॉर द एंटायर की, उसका भी रूल रहेगा। सेकंड ऑप्शन गलत है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये नहीं थी। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला ठीक है बिल्कुल।